नमस्कार। कल की क्लास में मैंने निरक्षीय स्थिति का व्यंजक आधा बताया था और आधा व्यंजक आज हम चालू करेंगे। पार्ट 1 हो गया था इसका और पार्ट 2 बाकी रह गया था, तो आज इसको हम शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं निरक्षीय स्थिति को क्या था। कल हम क्या किए थे कि यहाँ इस वैद्युत द्विध्रुव में एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू आवेश होता है। इस प्लस क्यू आवेश के कारण इस बिंदु P पर, यहाँ बिंदु P है, तीव्रता निकाले थे। वो तीव्रता थी E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये था समीकरण 1। और जो दूसरा था वो था E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और ये था समीकरण 2। इसकी जो दिशा थी, डायरेक्शन इसका जो था वो था वेक्टर AP के अनुदिश, वेक्टर AP के अनुदिश था। और जो इसकी दिशा थी E2 की, माइनस करंट जो निकाले थे उसकी दिशा थी वेक्टर PB के अनुदिश। फिर मैंने आपको बताया था कि इनकी दिशाएं अलग अलग है, ये अलग अलग रेखाओं में कार्यरत है। तो ऐसे सदिशों का परिमाण निकालने के लिए उन्हें घटकों में वियोजित करना पड़ता है। और फिर इनको हमने घटक में वियोजित किया था, E1 और E2 को घटक में वियोजित किया था। तो ये जो वेक्टर E1 था आपका, जो इसके जो घटक निकले थे वो निकले थे, यहां देख लें, E1 का घटक था E1 साइन थीटा और E1 साइन थीटा और E1 cos थीटा। तो हमने दो घटक निकाला था इसमें। पहला घटक था आपका E1 साइन थीटा हुआ E2 साइन थीटा, और ये घटक था लंबवत घटक, ये लंबवत घटक था। और दूसरा था आपका E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, और ये था क्षैतिज घटक। कल यहां तक बात। फिर आगे मैंने आपको बताया था कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, देखें इनका परिमाण, दोनों का परिमाण कैसा है, बराबर है। E1 और E2 का परिमाण बराबर है। साथ ही इनकी दिशाएं कैसी हैं, विपरीत हैं। यहां देखें आप, तो इस बिंदु P से इसकी दिशा ऊपर की ओर है और E2 साइन की दिशा नीचे की ओर है। तो जब ऐसे सदिश जिनके परिमाण बराबर हो और परिमाण के साथ साथ उनकी दिशाएं विपरीत हो, तो ऐसे सदिश एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। तो आगे E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक दूसरे को निरस्त कर दिए थे। अब हम इनको देखते हैं। अब कौन से आपके घटक बचे हुए हैं, E1 cos थीटा बचा है और E2 cos थीटा बचा हुआ है। तो चले E1 और E2 का क्या होगा। तो आप गौर से देखिए इस चित्र में, तो जो ये E1 cos थीटा है और E2 cos थीटा है, ये एक ही रेखा में कार्य कर रहे हैं। और साथ ही इनका जो डायरेक्शन है, इनकी जो दिशा होती है, वो दिशा भी एक ही साइड है। तो जब ऐसे सदिश जो एक ही रेखा में हो और उनकी दिशा भी समान होती है, तो वो सदिश आपस में जुड़ जाते हैं। तो हम यहां लिखेंगे क्षैतिज घटक E1 cos थीटा हुआ E2 cos थीटा, परिमाण में बराबर तथा एक ही रेखा हुआ, समान दिशा में कार्यरत होने के कारण आपस में जुड़ जाते हैं। देखिए E1 और E2 की दिशाएं एक ही हैं, एक ही रेखा में है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा, आता है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलें,
तो अपना जो निकला था E1 E2 ये अलग अलग आवेशों का करण था। अब हम निकाल रहे हैं इन दोनों आवेशों का करण कितनी तीव्रता होगी। तो निकालने के लिए पहले मैंने E1 और E2 को घटकों में वियोजित किया, जिनमें जो लंबवत घटक था वो एक ही रेखा विपरीत दिशा में होने के कारण निरस्त हो गया था, और दूसरा जो था वो एक ही रेखा में होने के कारण और एक ही रेखा और एक ही दिशा में कार्य करने के कारण आपस में जुड़ जाएगा। तो परिणामी तीव्रता कितनी होगी, चलो देखते हैं हम। तो E इक्वल टू क्या निकलेगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। देखिए ये वाले निरस्त हो गए हैं और ये वाले बचे थे, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। चले अब दूसरी बात ये हो जाती है कि इसकी दिशा किधर होगी। तो देखें गौर से, दोनों इसी रेखा में कार्य कर रहे हैं, माने इनकी दिशा इधर है, तो ये दिशा का हम क्या नाम दे सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, ये द्विध्रुव का अक्ष कहलाता है। ये आपको बताया गया था पहले भी, ये जो लाइन होती है आवेशों के बीच की ये कहलाती द्विध्रुव का अक्ष। इस रेखा और इस रेखा को गौर से देखिए तो ये रेखाएं आपस में समांतर हैं, आपस में ये समांतर है। तो हम ये बताएंगे कि जो परिणामी तीव्रता है, दोनों के कारण जो तीव्रता है उसकी जो दिशा होगी वो दिशा द्विध्रुव अक्ष के समांतर होगी। और कहां से कहां की ओर होगी, देखें दोनों के तीर का चिन्ह ये समान है, इस साइड जा रहा है, माने ए से बी की ओर। क्योंकि यहां कोई नाम हम नहीं दिए हैं, नाम अपने इसका है, द्विध्रुव का नाम है। तो ए से बी की ओर, चूंकि इसकी दिशा जा रही है इस साइड, तो ये हो जाएगी ए से बी की ओर। तो यहां हम लिख भी सकते हैं, यहां हम लिख देंगे वेक्टर ए बी के अनुदिश। वेक्टर ये हो जाएगी वेक्टर ए बी के अनुदिश। अनुदिश कर ले, और चाहे ऐसा आप लिख दे वेक्टर ए बी के समांतर लिख लें तो अधिक बेहतर रहेगा। समांतर, वेक्टर ए बी के समांतर, यानी जो ये परिणामी तीव्रता निकलेगी इन दोनों के कारण उसकी दिशा होगी इस ए बी के समांतर, ए से बी की ओर, यानी धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। चले फिर इसको आगे हम हल करते हैं। तो आगे जब हल करते हैं तो हम क्या कर लें, पहले कास और कास दोनों में है तो उसको हम निकाल दे कॉमन। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 बचेगा और उधर क्या बचेगा E2, और यहां से कास निकल गया बाहर। देखिए इन दोनों में कास था तो कास को हम निकाल दिए बाहर, तो अंदर क्या बचा है E1 और E2 बचा हुआ है। अब एक काम करें, आपके पास समीकरण 1 में E1 का मान है, समीकरण 2 में E2 का मान है, तो आपको उठा करके रख दे, यहाँ लिख सकते हैं आप कि समीकरण 1 व 2 से E1 तथा E2 का मान रखने पर, E1 तथा E2 का मान रखने पर, चले तो मान रख के इसको हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए E1 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, फिर प्लस E2 का मान भी उतना ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। चलिए तो ये मैंने क्या किया, E1 के जगह पर E2 का मान, E1 के जगह पर E1 का मान और E2 की जगह पर E2 का मान रख दिया। आपका जो cos थीटा लिखा हुआ था उस cos थीटा को आप ऐसे ही लिखा रहने दें, ऐसे ही लिखा रहेगा वो। अब हम क्या करते हैं कि इस cos थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम देखिए क्या करते हैं, यहां लिखेंगे परंतु cos थीटा इक्वल टू, आपने सूत्र पढ़ा है त्रिकोणमिति में कि cos थीटा का सूत्र होता है कर्ण आधार बटे कर्ण। cos थीटा इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण। तो देखिए इस चित्र में आप देखें, आपको एक समकोण, इसमें दो समकोण त्रिभुज आपको नजर आ रहे होंगे, एक ये वाला समकोण त्रिभुज है और एक ये वाला समकोण त्रिभुज है। अब चूंकि क्या है कि देखिए जितना इसका लंब है उतना इसका भी लंब है, जितना इसका आधार है उतना इसका भी आधार है, माने ये समकोण त्रिभुज दोनों बराबर है। तो आप किसी का भी आधार ले लें और कर्ण ले लें। तो चले आधार कितना है, देखिए आधार कितना है, तो आधार समकोण त्रिभुज का यहां से यहां तक होगा तो ये कितना है L, तो हम लिख लेते हैं क्या L बटे
कर्ण। अब कर्ण की बात करें तो कर्ण को हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से आपने निकाला भी था ये चीजें। तो कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब कितना है, लंब देखिए आपका है कितना आर, तो आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर जो होता है वो यल है, तो हम यहाँ यल लिख लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किए। अब हमें चाहिए क्या, यहाँ हमको चाहिए कर्ण, और यहाँ है क्या चीज, कर्ण स्क्वायर। तो आप इस स्क्वायर को हटा देंगे तो उधर क्या होगा, स्क्वायर रूट होगा। यानी इधर का जब आप वर्ग हटाएंगे तो उधर का हो जाएगा वो वर्गमूल। तो कर्ण की वैल्यू कितनी निकली है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकल आई कर्ण की वैल्यू। यानी यल बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकला है किसका, काश का मान निकला है। अब हम उठा करके यहाँ काश की जगह पर काश का मान रख देते हैं, तो देखिए क्या होगा, तो इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक काम और कर लें आप, ठीक है। देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये और ये दोनों सेम है, ये एक और ये एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां हम सीधे लिख दें क्या, 2q, दोनों को हम जोड़ देते हैं, दोनों को हम जोड़ दिए तो ये एक और ये एक हो गया 2, और यहां हम काश का मान रख लेते हैं। तो काश का मान कितना है, यल अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, ये हो गया। चले तो हम इन दोनों को जोड़ के और यहाँ काश की जगह पर काश की वैल्यू रख दिए, काश का मान रख दिए हैं। अब हम देखते हैं इसको और आगे हल करके क्या निकलता है इसमें। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखें इक्वल टू होगा, हाँ अब आप एक काम करें, देखें ये ब्रैकेट में है और ये ब्रैकेट के बाहर, मतलब इनका और इन दोनों का गुणा होना चाहिए, तो हम इन दोनों का गुणा कर देते हैं। तो गुणा कैसे करेंगे, ऊपर वाले हिस्से का ऊपर कर देंगे, नीचे वाले का नीचे करेंगे, माने अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा। तो देखिए क्या होने वाला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2q का यल से कर दे, ये हो जाएगा क्या चीज, 2ql बटे इसका गुणा इससे कर ले तो क्या होगा, ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इनटू हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। चले अब जैसे मान लीजिए आपके यदि नहीं आ रहा क्लियर कि यल का गुणा हम 1 से करें, तो यल का गुणा 1 से हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि इसका कुछ मान होता है, इसका मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹। तो यदि यल का गुणा हम यहाँ कर देंगे तो इसका मान निकालने में हमें दिक्कत होगी, तो हम यल का गुणा सीधे यहाँ करते हैं। तो ये हो गया 2ql। अब आप एक चीज और पढ़े थे, अक्षीय स्थिति में भी बताए थे, और इसका अलग एक टॉपिक भी, अलग एक क्लास भी चली थी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। तो यहाँ आप देखिएगा और से 2ql है, तो यहाँ हम क्या कर लेंगे, परंतु वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल टू क्या होता है, 2ql, यानी P का जो मान होता है वो होता है 2ql, यानी हमको 2ql की जगह पर लिख देना है क्या, P। तो चले हम लिख लेते हैं, तो E इक्वल टू क्या बनेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, इसकी जगह पर आ जाएगा P, और इनका हम गुणा कर लेते हैं। तो गुणा से पहले इसकी भी एक घात होती है, उस घात को हम लिख लें, देखिए क्या होती है घात, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और उसकी जो घात होगी आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर का ये होल घात जो बनती 1/2 होगी। ये क्या चीज है, देखिए जो वर्गमूल जो होता है, वर्गमूल की घात होती है 1/2। कैसे, यहां पर थोड़ा सा आप देख लें, नहीं आ रहा समझ में, जैसे लिखा हुआ है किसी जगह अंडर रूट यक्स, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, यक्स की घात 1/2, क्योंकि वर्गमूल की जो घात होती है वो 1/2 होती है। वर्ग की घात, स्क्वायर की घात 2 होती है, और वर्गमूल स्क्वायर रूट की घात कितनी होती है, 1/2। तो वही मैंने किया, यहाँ अंडर रूट लगा हुआ था, तो इस अंडर रूट की जगह पर अंडर रूट की घात हम लिख दी कितनी, 1/2। चले अब इसको आगे हल करते हैं, तो आगे क्या हो जाएगा, E इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P, और नीचे देखिए ये दोनों गुणा में है,
और गुणा का नियम क्या कहता है, यदि आधार बराबर है उनकी घातें जुड़ जाती हैं, या दो संख्याएं गुणा में हो, उनका आधार बराबर हो, तो उनकी घातों को जोड़ लिया जाता है। जैसे इसको देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स की घातें 3 लिखा हुआ है, एक्स क्यूब लिखा है, तो जब इनका गुणा करते हैं तो ये हो जाता है 2 + 3, ऐसे होता है। इनकी भी घातें जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, r² + l², इसकी घात आप देखिए यहां कुछ नहीं है तो उसको हम मानते कितना, 1, और इसकी घात तो आप देख ही रहे कितनी है, 1/2। चले फिर आगे इसको देखें क्या हल होता है, कैसे हल करेंगे इसको हम। हाँ, तो आगे हल करने के लिए क्या करें हम, ये आगे हल हो जाएगा तो इनकी घातों को हम जोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा, E होगा ये 1/4πε0 P/r² + l², और दोनों को आप जोड़ दें कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 1, 3 बटे हो जाए कितना, 2। ये हो = 1/4πε0 P/r² + l² घाते 3/2। यही है निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए ये व्यंजक होता है। अब इसमें कंडीशन होती है कि यदि मान लीजिए आपका द्विध्रुव छोटा है ना, यदि द्विध्रुव क्या हो, छोटा हो, द्विध्रुव छोटा हो, ये द्विध्रुव जो है तो छोटा होगा। जब छोटा होगा तो यल का मान घटेगा, किसकी तुलना में, आर की तुलना में, यानी जब द्विध्रुव छोटा हो जाएगा तो यल जो होगा वो छोटा हो जाएगा, किससे, बहुत आर से, यल जो होगा आर से और छोटा हो जाएगा। तब l² की जो वैल्यू है वो बहुत छोटी हो जाएगी, किससे, r² से। ये बातें हम आपको अच्छी से बता दिए थे। तो जब l² बहुत छोटा हो जाएगा, इसके बीच की वैल्यू बहुत कम हो जाएगी, तो हम इसको मान लेते हैं कि ये ना के बराबर है, इसको हम उपेक्षित कर देते हैं। तो चले हम यहां से इसकी उपेक्षा कर दें, तो l² की उपेक्षा करने पर, l² की उपेक्षा कर दे यहां से, तो क्या बचेगा, E बचेगा 1/4πε0 P/r² और होगा 3/2, यानी ये l² यहां से हट गया क्योंकि उसका मान बहुत कम हो गया, नगण्य हो गया, ना के बराबर हो गया। अब देखिए इसको, ये 2 से ये 2 का हुआ कट गया तो कितना बचा, = 1/4πε0 P/r³। ये जो सूत्र निकला है ये छोटे द्विध्रुव के लिए है, ये है छोटे द्विध्रुव के लिए, और जब द्विध्रुव बड़ा होगा तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो यही निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक है, यही निरक्षीय स्थिति के लिए व्यंजक होता है। अब हम इसके बारे में एक चीज और लिख देंगे लास्ट में, इसमें इसको यदि हम सदिश के रूप में लिखें, इस सूत्र को हम सदिश के रूप में लिखें, सदिश के रूप में, तो देखिए क्या हो जाएगा, E के ऊपर लग जाएगा वेक्टर, क्योंकि E सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 1/4πε0 ये एक नियतांक है। P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको भी मैंने बताया था आपको, ये भी सदिश राशि है, अपान ये r³, r जो होती दूरी है, दूरी एक अदिश राशि होती है। तो जो जो सदिश राशियां थी उनमें हमने लगा दिया क्या, वेक्टर। अब जब वेक्टर लग गया तो इनकी दिशा, ये जो E है ये परिणामी है, परिणामी का मतलब है कि प्लस और माइनस दोनों के कारण P पर कितना बल लग रहा है, तो किस दिशा में लगेगा वो एक बार आपको हम बता दिए थे, अब भी बता देते हैं कि वो लगेगा इस दिशा में, इस दिशा में लगेगा, और इस दिशा का नाम हम क्या रखेंगे, ए बी के समांतर, यानी ए बी के समांतर, साथ ही किधर, धनावेश से
ऋणावेश की ओर, यानी इसकी जो दिशा होगी वो होगी धनावेश से ऋणावेश की ओर, ऋणावेश की, ये है। तो चलिए, ये निरक्षीय स्थिति का व्यंजक था, इसको भी आप लगा लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, एक बार दो बार करने पर ये भी आपके समझ में आ जाएगा। अब हम अगला टॉपिक इसमें स्टार्ट करते हैं, निरक्षीय स्थिति की तुलना। अक्षीय और निरक्षीय स्थिति की हम यहां तुलना कर लेते हैं। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और तो क्या होगी, क्या होती है, आपने अभी लगाया है, पिछली क्लास में हमने देखा था, इक्वल टू निकला था 1/4πε0 2p/r³। ये छोटे द्विध्रुव तथा निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी निकली थी। अब हम देख लेते निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्षीय स्थिति में कितनी है, अभी आप लगाए हैं 1/4πε0 p/r³, p/r³। ये अक्षीय के कारण तीव्रता है और ये निरक्षीय के कारण तीव्रता है। तो आप एक काम करें, समीकरण 1 और 2 का भाग लगा दें, तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 का भाग देने पर, भाग लगा दे इसमें, समीकरण 1 में 2 का, हाँ, अक्षीय वाली जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको रख दे E1 और इसको रख ले E2, केवल पहचान के लिए, ताकि आगे हमें पहचान में आए। तो भाग कैसे करते हैं समीकरण का, बराबर किस पार करेंगे, पहले पक्ष का भाग पहले पक्ष से और दूसरे पक्ष का भाग दूसरे पक्ष से। ये क्या हो जाएगा, E1/E2, पहले पक्ष में भाग लग जाएगा दूसरे पक्ष का, बराबर दूसरे पक्ष में समीकरण 1 का दूसरा पक्ष और समीकरण 2 का दूसरा पक्ष। तो क्या होगा, ये 1/4πε0 2p/r³, फिर पूरे का बटे क्या हो जाएगा, 1/4πε0 p/r³। दूसरे पक्ष में हम समीकरण 2 के दूसरे पक्ष का भाग लगा दिए। अब देखें, अब आप गौर से देखेंगे तो ये सभी चीजें कट जाती हैं, केवल क्या बचेगा, 1/4π से ये कट जाएगा, p/r³ और p/r³। तो बचा क्या आपका, E1/E2 = 2, भाग लगाने पर केवल कितना आया, 2। तो इसको आगे जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा E1 = अब चूंकि ये यहाँ भाग में बटे में है तो उधर जाएगा तो कायम हो जाएगा गुणा में, 2 गुणे E2। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की 2 गुना होती है। गुणा है यहाँ पे, मतलब 2 गुना होती है। तो क्या निकला, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के 2 गुना होती है। यानी द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर यदि हम अक्षीय और निरक्षीय दोनों की वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ रिजल्ट निकलता है कि अक्षीय स्थिति की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की तीव्रता से 2 गुना होती है, 2 गुना ये होती है।
तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज निरक्षीय स्थिति का दूसरा भाग था और ये छोटा सा टॉपिक उसी से रिलेटेड था, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में की तुलना। तो ये भी हम आपको बता दिए हैं, आप इसको याद रखेंगे कि अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति से दोगुना होती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।